बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एयर। जब भी आप किसी मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, एयर के साथ बर्न करते हैं, तो एयर के साथ बर्न करने का मतलब मेटल की रिएक्शन आप करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब मेटल को एयर के साथ बर्न करेंगे या ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, इट टेंड्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर आप मैग्नीशियम रिबन लें, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर हम जानते हैं हमेशा मैग्नीशियम जो रिबन है ना, इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस व्हाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं मैग्नीशियम की जगह पर कॉपर लूं और कॉपर को अगर आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं आपस में, बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इसको हम लोग कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं। और इस कॉपर के ऊपर इस ऑक्साइड के बनने की वजह से एक ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये जो आपके ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है चाहे वो कॉपर ऑक्साइड है, ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में? अगर आप कोई मेटल ऑक्साइड लें, आपने मेटल ऑक्साइड लिया, अगर आप इस मेटल ऑक्साइड को ट्रीट करा रहे हैं किसी एसिड के साथ, देन दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म सॉल्ट, और क्या बनता है? वाटर बनता है। तो जब भी आप किसी कंपाउंड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं और सॉल्ट और वाटर बने, तो हम ये कहते हैं वो कंपाउंड कैसा होता है? वो कंपाउंड बेसिक होता है। तो हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराए जाने पर, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसी वजह से आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे एल्यूमिनियम आपने लिया, आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ, आपने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि जब भी कोई ऑक्साइड ऐसा होगा, यानी अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो एसिडिक, जो एसिड की तरह से भी वर्क करे और बेस की तरह से भी वर्क करे, then such type of compound is called as amphoteric compound। तो अगर हम यहां पर लें एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सबसे पहले इसको हमने बनाया, कैसे बनेगा ये? जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एम्फोटेरिक है नेचर में। हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये नेचर में एम्फोटेरिक है? आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं एसिड के साथ, HCl के साथ, जो कि एसिड है। यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद HCl which is an acid, then it tends to form salt as well as water। ये बना रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड as well as water। ये सॉल्ट और वाटर बना। तो आपने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिकॉज इट ऑन कंबाइनिंग विद एसिड फॉर्म सॉल्ट as well as water। Similarly, if we are taking aluminum oxide and we are doing its reaction with base एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भी ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहां पर सॉल्ट बनेगा NaAlO2 विच इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट। तो इससे भी हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इस प्रॉपर्टी में आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इट इज शोइंग एसिडिक करेक्टर। क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ऐसे ही अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, जिसका फॉर्मेशन जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर बना है, तो जो जिंक ऑक्साइड होता है वो भी नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी टेंडेंसी है एसिड और बेस दोनों से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाने की। अगर आप जिंक ऑक्साइड लें, उसकी कराएं रिएक्शन HCl के साथ, तो बनाएगा वो जिंक क्लोराइड एज वेल एज वाटर। Similarly, if we are taking zinc oxide, we are doing its reaction with sodium hydroxide, तो भी ये बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर। तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आपका जो जिंक ऑक्साइड है वो नेचर में एम्फोटेरिक है। Why? Because it is reacting with acid as well as base both to form salt and water. So we can say it is showing the basic as well as acidic character। इसी वजह से ये नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। इसके अलावा
अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो एल्कली बनाते हैं। एल्कली क्या होता है? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस के एक्वस सॉल्यूशन को एल्कली कहते हैं। तो आपने देखा जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है वो वाटर में डिसॉल्व करने पर एल्कली बनाएंगे, सॉल्युबल बेस बनाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने सोडियम ऑक्साइड लिया या पोटेशियम ऑक्साइड लिया, उसको किया वाटर में डिसॉल्व, सोडियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका वाटर में बन जाएगा सॉल्यूशन कॉल्ड एल्कली। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एल्कली। तो आपने देखा अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एल्कली को फॉर्म करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ, एयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ विग्रसली बर्न करते हैं, और विग्रसली बर्न करने के बाद ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है और हाइड्रोजन गैस का इसमें लिबरेशन होता है। जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है वो हाइड्रोजन गैस बर्न करने पर क्या करती है? फायर को कैच कर लेती है। जो लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस है वो एक्सेस अमाउंट में हीट इवॉल्व होने के कारण फायर को कैच कर लेती है। इसी वजह से हमेशा हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं ताकि एक्सीडेंटल फायर से बचा जा सके। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करते हैं, क्यों? द रीजन इज दैट सोडियम और पोटेशियम जैसे ही कंबाइन करते हैं एयर के साथ, रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाई अमाउंट में हीट लिबरेट होती है, जिससे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है इट इज फाउंड टू बी सफिशिएंट टू कैच द फायर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में हमेशा हम इमर्स करके रखते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये जब भी कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर मेटल की सरफेस पर, ये अपनी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं अपनी सरफेस पर, जिससे मेटल का ऑक्सीडेशन होने से रुक जाता है, मेटल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मैंने बताया कुछ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे और अपनी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बना देते हैं, जिससे इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन होने से रुक जाता है। अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन एज सच हीट करने पर बर्न नहीं होता है ऑन हीटिंग। इफ वी आर टेकिंग आयरन, वो एज सच हीट करने पर बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर हम आयरन फिलिंग्स को, इफ वी आर यूजिंग आयरन फिलिंग्स, उसको अगर आप बंसन फ्लेम पर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बर्न करता है, अदरवाइज इट नेवर बर्न्स। बट आयरन फिलिंग्स कैन बर्न ऑन स्प्रिंकलिंग देम ऑन बंसन फ्लेम। अगर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर को अगर आप बर्न करें तो इसको बर्न करने पर इसकी सरफेस पर एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद दो मेटल्स ऐसे हैं, एक सिल्वर और दूसरा गोल्ड, जो कभी भी किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। इसके अलावा ये एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, इंपोर्टेंट टर्म है। एनोडाइजिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा एल्यूमिनियम मेटल की सरफेस पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट प्रोसेस is called as anodizing. तो anodizing is a process by which the development of protective layer on aluminum surface takes place so that the corrosion can be prevented. इसको anodizing कहा जाता है।